ससुराल में प्रेग्नेंट बहू की पहली रसोई। प्रीति, मैं आज माँ से बात करके ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्हें हमारी शादी करवानी ही होगी। अगर माँ नहीं मानी तो हम एक दूसरे के बिना कैसे रहेंगे? तुम उल्टा मत सोचो, सोचो जो होगा अच्छा होगा। कबीर ऐसा कहकर अपनी गर्लफ्रेंड प्रीति को गले से लगा लेता है, जिसके बाद वो उसे बाइक पे बिठाकर उसके घर छोड़ता है और खुद अपने घर आ जाता है, जहाँ वो अपनी माँ से बात करता है। माँ, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बेटा, कर लेना। जरा ये देखो, ये लड़कियों की फोटो कैसी लग रही हैं? अरे बहुत अमीर घराने की लड़कियां हैं ये। माँ, दरअसल मुझे इसी सिलसिले में आपसे कुछ बात करनी है। दरअसल बात यह है कि मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ। क्या तू किसी लड़की से प्यार करता है? कौन है वो लड़की? कौन से खानदान की है? अमीर तो है ना? दान दहेज में अच्छा खासा दहेज तो मिल ही जाएगा ना? नहीं माँ, वो किसी अमीर खानदान की लड़की नहीं है, बल्कि बहुत गरीब है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं माँ। दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? अगर हम तेरी शादी किसी गरीब लड़की से करवा देंगे तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? आपको अपनी इज्जत की पड़ी है? क्या आपको जरा भी मेरी परवाह नहीं है माँ? मैं अपने प्यार के बिना कैसे जी पाऊंगा? जिस लड़की से मैं शादी करवाऊंगी, प्यार तो तुझे उससे भी हो ही जाएगा, इसलिए अमीर खानदान की लड़की से ही शादी करनी होगी तुझे। ये मेरा आखिरी फैसला है। सुष्मिता ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। बेचारा कबीर कुछ समझ नहीं पाता। अगले दिन जब वह अपनी गर्लफ्रेंड प्रीति से मिलने जाता है तो वो उससे कहता है, माँ, हमारी शादी के खिलाफ हो गई है प्रीति। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। क्योंकि क्या प्रीति? बोलो। क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ कबीर, और मुझे इस बात का आज सुबह ही पता चला है। क्या कहा? तुम प्रेग्नेंट हो? ये तुम्हें कैसे पता? आज सुबह ही मुझे उल्टियाँ हुई थी। मैं डॉक्टर के पास गई और उन्होंने मेरा टेस्ट किया। ये रही मेरी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट। इनफैक्ट मुझे प्रेगनेंसी का ये चौथा महीना चल रहा है। शादी की टेंशन में मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। अब तुम ही सोचो, अगर ये बात मेरे गरीब माता पिता को पता चल गई तो उनकी बहुत बदनामी होगी। नहीं, कुछ नहीं होगा। अब मैंने हमारे लिए फैसला ले लिया है। चलो मेरे साथ चलो। कबीर प्रीति को अपने साथ मंदिर ले जाता है, जहाँ वह उससे शादी कर लेता है और उसे अपने साथ अपने घर ले आता है। अपने बेटे के साथ एक गरीब लड़की को देखते ही सुष्मिता को बहुत तेज गुस्सा आता है। कबीर, क्या है ये सब? मैंने तुझे कहा था ना कि इस घर में कोई गरीब लड़की नहीं आ सकती। जब आप मेरी पसंद की लड़की को इस घर में जगह नहीं दे सकते तो मैं भी इस घर में रहकर क्या करूंगा? मैं भी इस घर से जा रहा हूँ। आप अकेले ही इस घर में खुश रहो। चलो प्रीति, चलते हैं यहाँ से। कबीर को इस तरह अपनी पत्नी के साथ जाते हुए सुष्मिता देख नहीं पाती। उसका वैसे भी इस दुनिया में कबीर के अलावा और कोई था ही नहीं। वहीं वो अपनी ममता के चलते अपने बेटे कबीर को रोक लेती है और कहती है, बेटा, मेरा इस दुनिया में तुम्हारे अलावा और कोई है ही नहीं, और तुम भी अगर मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मैं क्या करूंगी अकेले इस घर में? मुझे तुम्हारी पत्नी इस घर में स्वीकार है। चलो आ जाओ। तभी कबीर खुशी के मारे अपनी माँ को गले से लगा लेता है। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छी हो। चलो आओ प्रीति, मैं तुम्हें मेरा कमरा दिखाता हूँ। सुष्मिता ने सिर्फ अपने बेटे की वजह से प्रीति को घर में बुलाया था, वरना उसे वह एक आंख भी नहीं पसंद थी। कबीर अपनी पत्नी प्रीति को अपने कमरे में ले जाता है और उसे अपना कमरा दिखाता है। तुम्हारा कमरा बहुत बड़ा है और बहुत सुंदर भी है। हाँ प्रीति, तुमने सही कहा, लेकिन अब से ये कमरा मेरा ही नहीं बल्कि तुम्हारा भी है, और हम दोनों का ही नहीं बल्कि हमारे आने वाले इस बच्चे का भी है। कबीर, मेरी प्रेगनेंसी के बारे में माँ जी को कब बताओगे? माँ का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है। तुम तो जानती हो ना, कितनी मुश्किलों के बाद हमें इस घर के अंदर जगह मिली है। तो अभी कुछ समय शांत रहो, मौका देखते ही मैं उन्हें सब बता दूंगा। ठीक है कबीर, जैसे तुम्हें ठीक लगे। उस दिन कबीर और प्रीति बहुत खुश होते। अगले दिन कबीर सुबह अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसके जाने के बाद सुष्मिता प्रीति के पास आती है और कहती है, अमीरों के घर में आ गई हो तो अमीरों वाली रस्में रिवाजें भी सीख लो। आज तुम्हारी रसोई की पहली रस्म है और तुम्हें उसके अंदर बहुत सारा खाना बनाना है। मैं जानती हूँ तुम्हें कुछ आता तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करना कि तुम हमारे लेवल का खाना बना लो। प्रीति को ये सुनकर बहुत अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वो बहुत प्यार से अपनी सास से कहती है, कोई बात नहीं माँ जी, आप जैसा खाना चाहोगी मैं अपनी पूरी शिद्दत के साथ अच्छा खाना बनाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, फिर मैं किसी नौकर के हाथ तुम्हें खाने की लिस्ट भिजवा दूंगी। सुष्मिता ऐसा कहकर वहां से चली जाती है और अपने कमरे में एक नौकर को बुलाकर उससे खाने की लिस्ट बनवाती है। जाओ, अब इस लिस्ट को हमारी उस गरीब बहुरानी को दे दो जो इस घर में रहने के लायक ही नहीं है।
पता नहीं अब क्या ही करेगी अपनी पहली रसोई की रस्म में। सुष्मिता के कहने पर नौकर लिस्ट लाकर प्रीति को दे देता है। लिस्ट देखते ही प्रीति हैरान रह जाती है, क्योंकि उसमें इतनी सारी चीजें थी कि वो एक दिन में बना ही नहीं पाती। हे भगवान, इतना कुछ मैं कैसे बनाऊंगी? ऊपर से इनके तो नाम भी बड़े अजीब हैं। क्या करूं? एक काम करती हूँ, जो आता है वही बनाना शुरू कर देती हूँ पहले। प्रीति अपनी पूरी कोशिशों के साथ खाना बनाना शुरू कर देती है। तभी सुष्मिता उसे खाना बनाते हुए देख लेती है, जिसके चलते वो अपने मन ही मन सोचती है, मेरा बेटा ऑफिस गया हुआ है, इस चुड़ैल को क्यों ना मैं हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से बाहर कर दूं। अरे खाना बनाते बनाते इंसिडेंटली मर जाएगी तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, और मेरा बेटा 1 से 2 दिन तक रो रो कर खुद को संभाल ही लेगा। सुष्मिता के मन में प्रीति को गिराने की तरकीब शुरू हो जाती है। वह रसोई में जाती है और किसी बहाने फर्श पर बहुत सारा तेल गिरा देती है, जिसका प्रीति को जरा भी अंदाजा नहीं होता। सुष्मिता के वहां से जाने के बाद प्रीति का पैर फिसल जाता और वो बहुत जोर से गिर जाती है। माँ जी कहाँ हो आप? मेरी मदद करो, हाय मुझे लग गई, बहुत दर्द हो रहा है। सुष्मिता दूर खड़ी हुई पहले तो प्रीति को देखती ही रहती है, लेकिन तभी उसका बेटा भी घर पर आ जाता है, जिसके चलते सुष्मिता फॉर्मेलिटी के लिए प्रीति के पास जाती है और उसे उठाने की कोशिश करती है। कबीर किसी तरह प्रीति को उठा लेता है और उसे अस्पताल ले जाता है, जहां डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर सुष्मिता और कबीर के पास आकर उनसे कहते हैं, बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपकी बहू और बच्चा दोनों ही ठीक हैं। क्या कहा? बच्चा? यकीन ही नहीं होता, तूने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, तो ऐसा कैसे कर सकता है? माँ, मैं और प्रीति दोनों ही बहुत डरे हुए थे। हम दोनों आपको बताना तो चाहते थे, लेकिन इस डर से कि कहीं आप हमें घर से न निकाल दो, इसलिए हमने आपको बताया नहीं। कबीर की बात सुनकर सुष्मिता रोने लगती है और रोते हुए वो अपने बेटे से कहती है, कितनी बुरी माँ हूं मैं। कबीर, एक तो मैंने तेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा, और दूसरा उस बेचारी प्रीति के बारे में भी नहीं सोचा। ये सब मेरी ही चाल थी। मैं उसको जान से मारना चाहती थी ताकि उसका हमसे पीछा छूट जाए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट है। चलो कबीर, प्रीति के पास चलते, मुझे उससे माफी मांगनी है। सुष्मिता अपने बेटे के साथ मिलकर प्रीति के पास जाती है, जहां प्रीति को होश आ चुका था। वह प्रीति से माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो बहू, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि तू हमारे ही घर का वारिस लेकर आई है। मुझे अपनी गलती का पछतावा है बहू, हो सके तो मुझे माफ कर देना। माँ जी, मैं सब जानती हूँ कि ये सब आपने जानबूझकर किया, लेकिन देखो ऊपर वाले की दुआ से आपके खानदान का अंश अभी भी मेरी कोख में है। सुष्मिता प्रीति और उसके बच्चे को दोनों को दिल से एक्सेप्ट कर लेती है। उसे अपनी गलती का भी पछतावा होता है, जिसके चलते वो प्रीति की बहुत अच्छे से देखरेख करती है और अपनी बहू और बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। अर्चना का एक गरीब घर था। वो चूल्हे पर खाना बना रही थी। अरे, मैं आलू तो बाहर आंगन में ही भूल गई, वहीं काट रही थी। कावेरी से मंगा लेती हूँ। अरे वो कावेरी, जरा आंगन से आलू तो उठा कर लाइयो, चूल्हे पर कढ़ाई काली हो रही है। अरे सुनती क्यों नहीं है तू कुछ भी कावेरी? तभी सिर पर अमन अपनी बहन के टपली मारता है। अरे तुझे सुनाई नहीं देता है क्या? माँ कब से तुझे बुला रही है। क्या है? तूने मुझे क्यों मारा? मैं माँ से बोल दूंगी अब कि हाथ चला रहा है। सुनाई नहीं देता तुझे? माँ कब से बोल रही है, पहले उधर जा, नहीं तो एक और मारूंगा खींच कर। फिर गुस्से में कावेरी आंगन से आलू लाकर अपनी माँ के सामने पटक देती है। क्या है आपको? आप अपने काम को खुद नहीं कर सकती हो क्या? बार बार मेरा नाम लेकर मुझे परेशान करती रहती हो। तू जैसी आफत से परेशान हो गई हूँ मैं। बस माँ खाना बना कर दे दे। निकम्मी कहीं की, तू घर का एक काम नहीं करती है। हाँ, मैं करूँगी भी नहीं। इतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम है आपको तो उस पागल की शादी कर दीजिए, ताकि घर में एक भाभी आ जाए और नौकरों की तरह आपका काम में हाथ बटा दे। तू है ही निकम्मी, बचने के तरीके बताएगी, लेकिन बातों ही बातों में तूने सही बात कह दी। तेरे भाई की ही शादी कर देती हूँ। करनी तो तेरी भी है, क्योंकि काम तो तू मेरा एक भी नहीं करती। ससुराल में जाएगी तब पता चलेगा। हो गया आपका? कावेरी मुंह फुलाकर कानों में एयरफोन लगाकर गाने सुनने लगती है। वहीं अर्चना खाना बनाकर अपने बेटे से कहती है, अमन बेटा, तेरी बहन ने तो मेरी नाक में दम कर दिया है। घर का एक काम नहीं करती है। तू ही शादी कर ले ताकि एक बहू आ जाए। आप मेरी शादी कर दीजिए, मैं आपको ऐसे परेशान नहीं देख सकता। अरे अर्चना, परेशान मत हो। आज ही मैंने अपने दोस्त की बेटी की बात की है। मुझे तो रिश्ता सही लगता है।
तुम बोलो तो बात आगे बढ़ाऊं? अरे आप शादी की बात कर लीजिए। ठीक है। अगले दिन ही नागेंद्र अपने बेटे अमन की शादी अपने दोस्त की बेटी रोशनी से तय कर देता है। वो बहुत भोली भाली और दर्जी में निपुण लड़की थी। अगले महीने ही दोनों की शादी हो जाती है, जहां अर्चना बड़े प्यार से अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है। अरे वाह, मेरी बहू तो बड़ी प्यारी है, नजर ना लगे। थू 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 थू। बड़ी नजर उतार रही है अपनी बहू के आते ही। अरे माँ, ये आप कैसी भाभी लेकर आई हो? जरा इनके हाथ देखना, खली जैसे हाथ हैं, लंबे लंबे। लोगों की टांग खिंचाई होती है, लगता है उनकी किसी ने हाथ खिंचाई कर दी है। भूल मत, मेरी शादी हो गई है। मैं तेरी फालतू गिरी बर्दाश्त नहीं करूंगा। जाना, खेवड़ी सी शक्ल के शादी करके अपने आप को राहुल महाजन समझ रहा है। कावेरी शर्म करो, तुम्हारे भाई की अब शादी हो गई है। भाभी के सामने तो ऐसे मत बोलो। और क्या, सही बोल रहे हैं तेरे पापा। ये सही चमकाया है आपने इसको, इसी के लायक है ये। देख लो मम्मी पापा, ये भी फालतू बोल रहा है। अरे अमन जी, कावेरी आपकी छोटी बहन है, जाने दीजिए ना। और वैसे भी मम्मी पापा भाई बहनों में तो अक्सर नोकझोंक चलती ही रहती है। देखा, मेरी बहू कितनी समझदार है। वो तो है। चलो बच्चों, आराम कर लो। सब अपने कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह से रोशनी एक आदर्श बहू की तरह घर के सारे काम बखूबी संभाल लेती है और पहली रसोई में खाने में सबसे तारीफ पाती है। तभी अर्चना खुश होकर उसे अपने गले से पतली सी सोने की चेन उतार कर देती है, जिससे कावेरी बहुत चिढ़ जाती है। माँ को इस पर कल से बड़ा प्यार आ रहा है, सोने की चेन भी उतार कर दे दी। मैं मांग रही थी तब दी नहीं। शुक्रिया माँ जी, पर इसकी क्या जरूरत थी? अरे रख ले, इसकी जरूरत थोड़ी पड़ती है, ये तो शगुन होता है। एक दिन अर्चना कावेरी को जाले साफ करने को कहती है। मैं आपका ये काम क्यों करूं? आपकी बहू है ना लंबे हाथों वाली, इतने लंबे हाथ तो कानून के भी नहीं होते हैं, उससे ही करवा लो सफाई। वैसे भी आप उसको ही ज्यादा लाड प्यार करती हो। ठीक है, पर मुझे तेरी तरफ से जलने की बू आ रही है। माँ जी, आप ये सब मत कहिए, मेरे लंबे हाथ है ना, मैं ही कर दूंगी 1 मिनट में। ये बोलते ही रोशनी घर के जालों को अपने लंबे हाथों से साफ कर देती है, जिसे देखकर अर्चना फिर उसकी तारीफ करती है। वक्त गुजरता है, कावेरी का अपनी भाभी से चिढ़ना कम नहीं होता है। घर की स्थिति धीरे धीरे बिगड़ जाती है। दरअसल अमन का काम ठीक से नहीं चलता है और एक दिन वो इतना परेशान होता है कि बीच रास्ते पर चल रहा था। एक आदमी उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, पर तब तक ट्रक वाला आकर उसको उड़ा देता है, जिसमें अमन की मौत हो जाती है और घर के सभी लोग रोने लगते हैं। यहाँ तक कि कावेरी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। भैया, भैया वापस आ जाओ, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? हे भगवान, माँ जी अब मैं इनके बिना कैसे रहूंगी? इतनी जल्दी उन्होंने इनको अपने पास बुला लिया। चुप हो जा बहू, आखिर विधि के विधान को कौन रोक सकता है? फिर अमन का अंतिम संस्कार किया जाता है। घर के हालात बद से बदतर हो गए थे। माँ जी, आज खाने में क्या बनाऊं? जरा से आलू रखे हैं, सब खाना भी नहीं खा पाएंगे और बर्तन भी गंदे हो जाते हैं। उसके लिए साबुन चाहिए और कपड़ों के लिए भी यही दिक्कत है। अब बहू, घर में पैसों की दिक्कत तो आएगी ही। तेरे ससुर जी तो काम करते नहीं थे, सारा काम हमारा अमन ही करता था। माँ जी, मेरे पास एक तरीका है जिससे बर्तन ज्यादा गंदे नहीं होंगे। वो आपने देखा होगा, पत्तों के डोने बनते हैं, मुझे वो आता है, मैं बना दूंगी। और दर्जी का काम भी आता है, वो भी कर लूंगी। आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं नहीं बहू, अगर तेरी इच्छा है तो कर ले। फिर रोशनी बहुत सारे पत्ते इकट्ठे करके कटोरी, प्लेट वगैरह बना लेती है और बाहर कपड़ों की सिलाई का बोर्ड लगा देती है, जिससे आसपास के गांव वाले लोग भी उससे कपड़े सिलवाते हैं। अरे रोशनी बहू, तुम्हें दर्जी का काम आता है ना, जरा मेरे कपड़े सिल दो और एक ब्लाउज भी सिल देना, और मेरी बेटी का सूट भी है। आप निश्चिंत रहिए, मैं 3 दिन में करके दे दूंगी। इस तरह दर्जी का काम करने से घर का थोड़ा खर्च चलने लगता है। वहीं पत्तों की प्लेट में खाना खाकर नागेंद्र कहता है, अरे वाह बहू, तुमने पत्तों की प्लेट की कटोरी बनाकर बहुत दिमाग लगाया है। शाबाश बहू। शुक्रिया पापा जी। अरे ये कावेरी तो अभी भी अपनी भाभी का कोई हाथ नहीं बटाती है। वैसे मैंने इसके लिए लड़का देख लिया है, अब मैं इसकी शादी कर दूंगा। पापा, अगर आपने लड़का देख भी लिया है ना, तो कोई अमीर घर का लड़का देखना,
मैं किसी गरीब घर में जाकर ऐसा काम नहीं करूंगी, भाभी की तरह नौकरानी वाला। मेरी शादी करनी है तो ढंग से करना, वरना मुझे नहीं करनी शादी। आप परेशान मत होइए, मैं आपकी शादी की जिम्मेदारी लेती हूँ, सब अच्छा होगा। 6 महीने गुजर जाते हैं। पाई पाई जोड़कर रोशनी दर्जी का काम करके कावेरी की डोली मंगाती है, लेकिन कोई उसे चुरा लेता है। ओ बहू, मेरी साड़ी तो फट गई साइकिल में फंसकर। अब क्या करूं? समधन के घर के लोग आ रहे होंगे। उससे बड़ी परेशानी तो माँ जी ये है कि मैंने दीदी को इतनी महंगी डोली मंगाई थी, वो गायब हो गई। अब क्या करूं? आइडिया, मेरे पत्ते ही काम आएंगे। आपको मैं पत्तों की साड़ी बनाकर दूंगी और दीदी की डोली भी सजाऊंगी पत्तों से, और थोड़े फूल से भी महका दूंगी। ये क्या बकवास है? मैं कोई जोकर नहीं हूँ जो फूल पत्तों की डोली में बैठूंगी। मुझे नहीं करनी शादी। दीदी आप थोड़ा सब्र तो कीजिए, वैसे भी बाहर मेहमान हैं। फिर रोशनी जल्दी से ढेर सारे हरे पत्ते इकट्ठे करके अपनी सास के लिए एक साड़ी सिलकर तैयार करती है और उसमें भी फूल लगा देती है। फिर अपनी ननद के लिए पत्तों की डोली सजाती है। वहीं दूसरी ओर कावेरी सुमित नाम के लड़के से फेरे लेती है और अर्चना पत्तों की साड़ी पहनकर बाहर जाती है, जहाँ लोग उसकी तारीफ करते हैं और विदाई के समय सब उसकी डोली को देखकर बहुत तारीफ करते हैं। अरे वाह, ये पत्तों की डोली तो बहुत ही अच्छी लग रही है और यहाँ से खुशबू भी आ रही है। किसने बनाई? मैंने बनाई। अच्छी है ना? विदाई का समय हो रहा है, मिल लो। अरे आपकी साड़ी भी अच्छी लग रही है, जरूर ये आपकी बहू ने बनाई है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए। बहू, तेरी भाभी ने तो बहुत अच्छी डोली बनाई है। जी माँ जी। उसी वक्त कावेरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपनी गलती का पछतावा होता है और भाभी के गले लगकर वो कहती है, भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको ना जाने क्या क्या बोला। आपके हाथों के बारे में बहुत कुछ बोला और इस हाथों से आपने मेरे लिए जो डोली बनाई है सब बहुत तारीफ कर रहे हैं। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मैंने जो कुछ भी आपके साथ किया। अरे अरे कोई बात नहीं दीदी, आप तो मेरी बहन जैसी हैं। मैं तो भूल भी गई कि मुझे बुरा भी नहीं लगा कभी। अब ससुराल जा रही हूँ तो खुश हो जाइए। जी भाभी, आपका शुक्रिया और सॉरी। इस तरह घमंडी ननद की पत्तों से बनाई डोली में उसकी विदाई हो जाती है और रोशनी भी अपने पत्तों से बनाई अलग अलग चीजों को बनाकर बेचती है, जिससे वो घर के खर्चे को आराम से निकाल लेती थी।